प्रातःकालीन इन हाउस प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित प्राचार्य महोदय श्री के नागराजू सर, उप प्राचार्य श्रीमती आरती कोरवार मैम, स्कूल ट्रेनिंग नोडल कोऑर्डिनेटर ऑफ मधुसूदन पब्लिक स्कूल श्री दिनेश चक्रवर्ती सर एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सुप्रभात, नमस्कार। आज के रिसोर्स पर्सन हिंदी विषय के प्रमुख श्री खिरोद महतो जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन हाउस प्रशिक्षण का विषय हिंदी भाषा में लेखन तथा सृजन है। श्री खिरोद महतो सर अनुशासित, शांति प्रिय, समय के पाबंद और हिंदी विषय के अनुभवी शिक्षक हैं। सर, आपको मेरा सुप्रभात, नमस्कार। सुप्रभात सर। ये हमारे सुप्रभात सर। ये हमारे विद्यालय में सन 2010 से अध्यापन कार्य कर किए हैं। बीएड की डिग्री उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा से प्राप्त किए हैं। कक्षा 6वीं से 8वीं स्तर की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट उत्तीर्ण हैं। कार्य में इनका 18 वर्ष से अधिक का अनुभव है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां और परीक्षा से संबंधित कार्य में इनका काफी अनुभव है। विद्यालय में खेलकूद का इवेंट कंडक्ट कराने में ये काफी अनुभवी हैं। वर्ग शिक्षक, हाउस मास्टर और विषय कोऑर्डिनेटर में अपना उत्तरदायित्व बखूबी से निभाते हैं। सीबीएसई गाइडलाइंस के अनुसार ये कक्षा 10वीं बोर्ड रिजल्ट 2021 के कमेटी के टेबुलेशन के आंतरिक सदस्य हैं। अब मैं बिना समय गंवाए आज के रिसोर्स पर्सन श्री खिरोद महतो सर जी को आमंत्रित करता हूं। सर जी, आपका स्वागत है। ये और आज के विषय में अपना व्याख्यान शुरू करें। धन्यवाद सर। सभी गुरुजनों को धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग। सर्वप्रथम मैं श्री संतराम कौशिक सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसने मेरी संक्षिप्त परिचय एवं स्वागत किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। शुभ भावना, शुभकामना के साथ इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल मधुसूदन पब्लिक स्कूल आसनतलिया के मधुर भाषी प्राचार्य आदरणीय श्री के नागराजू सर, प्रयत्नशील प्राचार्य श्रीमती आरती कोरवार में, लगनशील परीक्षा नियंत्रक श्री दिनेश चक्रवर्ती सर एवं न्यारे प्यारे सभी प्रतिभागियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। तो आज मैं हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन टॉपिक पर अपना सामग्री प्रस्तुत आपके सामने रख रहा हूं। तो सर्वप्रथम मैं भाषा के बारे बताना चाहूँगा। भाषा क्या है? अपने भावों, विचारों को एक दूसरे के अंदर
एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करना भाषा है। और इसी भाषा को यानी भावों को, विचारों को लिखित रूप देना ही लेखन कहलाता है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। हिंदी भाषा में लेखन। मैं इसको दो भागों में लेकर के चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं हिंदी भाषा में लेखन संबंधी परिचय आप सबों को दे रहा हूँ। जब हम अपने विचारों, भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं वही लेखन कहलाता है। और साधारण शब्दों द्वारा लिख करके भाव प्रकाशन ही लिखित अभिव्यक्ति भी कहलाता है। तो व्यक्ति अपने विचारों को दो प्रकार से प्रकट करता है, बोलकर यानी मौखिक, लिखकर यानी लिखित। उच्चारित ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना यानी चिन्हों के रूप में व्यक्त करना लिखना है। हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना लिखना है। अक्षरों या वर्णों को सुडौल और सुंदर बनाना भी लिखना कहलाता है। बालकों को लिखना सिखाने से पहले उनमें लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है, तभी वे लेखन कार्य में रुचि लेंगे। यानी लेखन के बारे बच्चों को, विद्यार्थियों को पहले जानने की रुचि को जगाना है, उसके बाद ही विद्यार्थी लेखन कार्य में अच्छी तरह से रुचि ले सकते हैं। लेखन एक कला है। इस कला का लेखन के अभ्यास से विकास किया जाता है। सकल अभिव्यक्ति और मनुष्य को व्यक्तिगत विकास में लेखन कला का विकास को समझना अति आवश्यक है। अगला बिंदु है उद्देश्य। लेखन का क्या उद्देश्य होता है, आइए जाने। विद्यार्थियों को लेखन कला का पूर्ण परिचय देना ताकि वे अपनी भावों, विचारों एवं अनुभवों को मूर्त रूप दे सके एवं दूसरों के भाव को लिपिबद्ध कर सके। दूसरा, विद्यार्थियों को लिखने का इतना अभ्यास कराना कि वे यंत्रवत गति के साथ यानी मशीन के जैसे धारा प्रवाह रूप से बिना रुकावट के वे लिख सके। तीसरा, लिखित रूप से विचार अभिव्यक्ति व भाव अभिव्यक्ति की क्षमता को अर्जित करना है, जगाना है, ताकि विद्यार्थी लिखित रूप से अपना विचार को अभिव्यक्त कर सके, प्रकट कर सके। छात्रों को उचित गति से निबंध, पत्र, प्रस्ताव आदि लिखने की कला में निपुण बनाना, उसमें कौशल उनको मिल जाए तो विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से वो लिख सकता है। अगला बिंदु है बालकों में शुद्ध वर्तनी एवं वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों के प्रयोग और साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान कराना है। ये शुद्ध वर्तनी जो है बालकों में बतानी है। ये उच्चारण पर निर्भर करता है ये लेखन प्रक्रिया। उच्चारण जैसा होती है विद्यार्थी उस आधार पर ही लिखते भी हैं। अगला बिंदु है
शुद्ध लेखन का महत्व एवं अभ्यास। वर्तनी शब्द जो है संस्कृत के वर्तन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जो व्यवहार में प्रयुक्त हो, जो हमारे कार्य में प्रयुक्त हो। इसी कारण से शब्द के लिखित रूप को उस शब्द की वर्तनी कहा जाता है। उस शब्द का वर्तनी कहा जाता है। जिस प्रकार भाषा को शुद्ध रूप में बोलने के लिए शुद्ध उच्चारण का महत्व है, उसी प्रकार भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए वर्तनी का भी काफी महत्व होता है। यानी उच्चारण, पूर्व में बताया गया आपको कि वर्तनी यानी उच्चारण अगर जैसा कर रहे हैं वैसे लिखा भी जाता है। तो वर्तनी अशुद्धि के कुछ कारण को देखते हैं, किस प्रकार से अशुद्धियां होती हैं। वर्तनी अशुद्धि के निम्नलिखित कारण है। मातृभाषा का व्याघात, यानी मातृभाषा जो होती है अगर स्पष्ट रूप से हम उसको भाषा में उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो उसमें हमारे लेखन प्रक्रिया में बाधक हो जाता है, बाधा होती है। लिपि का अधूरा ज्ञान, जैसा कि हमारी हिंदी की लिपि देवनागरी है, अगर इसका ज्ञान अधूरा है तो हम लेखन प्रक्रिया में अच्छा नहीं कर सकते। लेखन में असावधानी, कभी कभी विद्यार्थी लेखन में क्या करते हैं, असावधानी बरतते हैं, यानी रुचि लिए बिना ही लिखना शुरू कर देते हैं। इसमें भी लेखन बाधित होती है। अशुद्ध उच्चारण, ये अशुद्ध उच्चारण हुआ तो हमारी लेखन प्रक्रिया जो है वो भी अशुद्ध हो जाता है। वर्तनी शिक्षण के अभ्यास, वर्तनी सिखाने के लिए कुछ अभ्यास अधिक उपयोगी हैं। इनमें वर्तनी को समझने और प्रयोग करने में सहायता मिलती है। ये अभ्यास निम्नलिखित हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति अभ्यास, यानी रिक्त स्थान दे करके बच्चों से हम पूर्ति कराने का अभ्यास करा सकते हैं। शुद्ध वर्तनी लेखन का अभ्यास, शुद्ध उच्चारण के द्वारा लेखन का अभ्यास कराया जा सकता है। श्रुत लेख का अभ्यास, यानी सुनकर लिखने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, ये श्रुत लेख का अभ्यास कराना भी लेखन के लिए काफी उपयोगी होता है। अगला है चित्र में दिए ऐतिहासिक इमारतों के नामों को पूरा करना है। बच्चों को इस तरह का चित्र अगर दे दिया जाए और चित्र के नीचे उस शब्द का आधा शब्द अगर लिखा हुआ रहे तो बच्चे समझ जाते हैं कि इस चित्रों को देख करके क्या नाम है। जैसे इस चित्र में दिया हुआ है ताजमहल, तो ताज लिखा हुआ है, आगे का स्थान रिक्त है, तो बच्चों को समझ में ये आ जाती है कि हमें ताज में महल जोड़ने से ताजमहल बनता है। तो अगला है लाल किला, ये चित्र में देख रहा है लाल किला, वो जान रहा है तो उसको लिखने में भी सहूलियत हो जाती है, लाल किला। उसी प्रकार राधा कृष्णन का ये चित्र है तो उसमें राधा कृष्णन आसानी से लिख सकता है। राजेंद्र प्रसाद, इनका चित्र देख करके पहचान लेता है विद्यार्थी और उसको अच्छी तरह से लिख लेता है, ये राजेंद्र प्रसाद है। इस प्रकार के चित्रों के माध्यम से भी बच्चों को लिखित अभ्यास कराया जा सकता है। शुद्ध वर्तनी लेखन, इसमें क्या होता है, छात्रों से उन शब्दों की वर्तनी लिखने का अभ्यास कराएं जिनमें लिखने में छात्र प्रायः क्या करता है, अशुद्धियां करते हैं। तो जैसे शब्द हैं दिन और दीन, दीन का अर्थ होता
बच्चे नहीं समझ पाते हैं, विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं और कहाँ दीन लिखना है और कहाँ दीन लिखना है, तो ये शब्द उच्चारण पर निर्भर करते हैं। जैसे कूल, कूल, मेला, मैला, और अगर सही उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी हो तो शुद्ध वर्तनी लेखन में भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। श्रुत लेख अभ्यास, श्रुत लेख के लिए निम्नलिखित विधियां उपयोगी है। पढ़ाए गए पाठ को लिखवाना, जो पाठ पढ़ा चुके हैं उस पाठ में आए हुए शब्दों का श्रुतलेख का अभ्यास कराने से बच्चों में लिखित अभ्यास में शुद्ध वर्तनी के साथ वो लिख सकता है। पुस्तक में से किसी अंश को देखकर लिखना, पुस्तक का कोई अंश या भाग दे दिया जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि इसे आप देख करके लिखिए। अगला, पूर्व पाठित पाठ को लिखवाना, यानी पहले पढ़ाया गया पाठ को फिर से लिखवाने से बच्चों को पहले से जानकारी रहती है कि शब्द इस तरह इस पाठ में आया हुआ है और वो जानता है इस शब्द का किस तरह से उच्चारण करना है। उस उच्चारण के साथ वह आसानी से लिख सकता है। तो ये श्रुतलेख का अभ्यास। आगे जाने लिखना सिखाने का अभ्यास। बालक सुंदर, सुपाठ्य एवं स्पष्ट लिखे तथा पर्याप्त तीव्र गति से लिख सके, तेज गति से लिख सके, इस हेतु निम्नलिखित अभ्यास शिक्षकों को कराए जाने चाहिए। रेखांकन करने का अभ्यास, ये रेखा खींच करके बच्चों को लेखन सिखाने का, लिखना सिखाने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। वर्णों की रचना का अभ्यास, वर्णों को बार बार लिखाने से उनकी रचना किस प्रकार से होती है, निर्माण किस तरह से होता है, वर्ण किस प्रकार से बन रहा है, इसका अभ्यास कराने से भी वो आसानी से लिख लेता है। वर्ण के आकार, मोड़ एवं रूप आदि का भी अभ्यास। वर्ण में जैसे मुड़ा हुआ होता है, जैसे का में पहले गोल आता है, उसके बाद इधर से फिर घुमाना पड़ता है, तो इस प्रकार बच्चों को बताने से क्या होता है कि उसके रूप और मोड़ में आसानी से वो लिख लेता है। यह अभ्यास कराना बहुत ही आवश्यक है। सुडोलता का अभ्यास, अच्छी लेख के लिए, सुलेख के लिए सुडोल अक्षर जो होते हैं उनका अभ्यास हम शुरू से बच्चों को कराएं तो वह आसानी से वह आदत बनी रहेगी और सुलेख उनका बहुत अच्छा होता जाएगा। लिखाने में व्यवहारिक कार्य का अभ्यास। हमारे जो व्यवहारिक कार्य होते हैं उसमें भी बच्चों को लिखना सिखाने की जो कार्य होता है उसमें भी उसका अभ्यास कराने से वह शुद्ध लिख सकता है। लिखना सिखाने की विधि का विकास कराना। पहले तो बच्चों में वर्ण परिचय, शब्द द्वारा अक्षर परिचय, उसके बाद ही वाक्य द्वारा अक्षर परिचय होता है। वर्ण परिचय के बाद ही वह लिख सकता है कि कौन सा वर्ण कहाँ पर लिखा जाना चाहिए। शब्द द्वारा अक्षर परिचय भी हो जाएगा शब्द के द्वारा। उसके बाद जब शब्द तैयार हो गया तो वाक्य भी वो आसानी से बना करके लिख सकता है। तो लेखन के विकास में महत्वपूर्ण विधियां। पहला है अनुकरण विधि, यानी नकल करके उसको लिखने सिखाने की विधि। वो बच्चा यानी विद्यार्थी को अगर कोई हम दे दिए कि इससे आप बोर्ड पर लिख दिए या कॉपी पर इसको देख करके लिखना है, नकल करके लिखना है, ये अनुकरण विधि। मॉन्टेसोरी पद्धति, मॉन्टेसोरी पद्धति में क्या होता है, कुछ
लकड़ी का गत्ता हो या प्लास्टिक से बना हुआ अक्षर वर्ण आपके बाजार में मिलते हैं, उनको ला करके ये अक्षर दिखाने खोजने के लिए चुनने के लिए कहा जाता है, और उस अक्षर को लिखने के लिए कहा जाए तो वह मॉन्टेसरी पद्धति के अंतर्गत आता है। चित्र विधि, चित्र के द्वारा कोई चित्र दिया हुआ है, उस चित्र को वह जानता होगा तो वह आसानी से लिख सकता है। ये चित्र विधि के अंतर्गत आता है। पढ़ो फिर लिखो विधि, पहले पढ़ना है उसके बाद लिखना है। ये विधि का अभ्यास कराने से लेखन के विकास में उनको सहायक होती है। रचनात्मक विधि यानी बना करके लिखने की विधि, किस अक्षर को किस तरह से लिखना होता है और बार बार उसका रचना करके लिखिएगा। कैसे लिखने से हम अच्छा लिखते हैं, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, सुलेख अच्छा होगा। तो इस विधि में बना करके लिखना ये रचनात्मक विधि के अंतर्गत आता है और लेखन का विकास हो सकता है। तो आइए, ये लेखन प्रक्रिया में हमने बच्चों को किस तरह से सिखानी है ये देखा। अब आते हैं हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा में साहित्य सृजन। सृजन का अर्थ हम जानते हैं, सृजन का अर्थ ये होता है निर्माण करना, बनाना। हिंदी भाषा में जो हम बना करके लिखते हैं, जैसे कोई कहानी होता है, कोई ड्रामा होता है, तो ये बच्चों को सुना दिया जाता है, फिर अपने स्तर पर वह सृजन करते हुए, साहित्य का सृजन करते हुए लिखना आरंभ करता है और वह अच्छी तरह से साहित्य सृजन को पूरा कर लेता है। तो हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह भाषा, भारत हमारा देश है, इसमें ही नहीं है बल्कि विश्व में भी फैला हुआ है बहुत अधिक। उसमें से एक भाषा हमारी हिंदी है। प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जड़ है। यानी प्राचीन भारत की जो भाषा है वह संस्कृत है, और संस्कृत भाषा जो है हिंदी भाषा की जड़ है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि संस्कृत हिंदी की जननी है। मध्ययुगीन भारत के अवधी, मागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी भाषा का आरंभिक साहित्य माना जाता है। ये जो मध्ययुगीन भारत के अवधी भाषा, जहाँ अवध की भाषा कही जाती है, और ये मागधी भाषा जो है मगध की भाषा है, और मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी भाषा का आरंभिक यानी शुरुआत साहित्य माना जाता है। इनके द्वारा इन भाषाओं से आए हुए शब्द ही आरंभिक साहित्य को बताता है। जिस प्रकार आधुनिक समय में आज यहीं तक ही सीमित नहीं रहा, जैसे कि आज हिंदी में उर्दू के, संस्कृत के जो तत्सम तद्भव शब्द आ गए हैं, अरबी के शब्द आ गए हैं, फारसी के शब्द आ गए हैं। अब इस प्रकार जुड़ करके साहित्य सृजन और भी अच्छी तरह से तैयार हो जाता है, हो गया है। तो हिंदी साहित्य की शुरुआत जो है लोक भाषा के माध्यम से हुई है। ये साहित्य जो है शुरुआत लोक भाषा, समाज में प्रचलित जो भाषा हुआ करती है, अपने क्षेत्र की जो भाषा हुआ करती है, उन भाषाओं से भी कुछ शब्द हमारे हिंदी में आए हुए हैं, और इसी से ये हिंदी साहित्य की शुरुआत भी इन भाषाओं से की गई है, ताकि लोगों में किसी तरह की
हिंदी बोलने में, लिखने में, पढ़ने में हिचक नहीं होती है, क्योंकि वह समाज की भाषा से आ जाती है, स्थानीय भाषा से आ जाती है। तो हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है। पहला है गद्य भाग। इसमें क्या होता है? कहानी, उपन्यास, लेख आदि का चर्चा होती है, लिखित विवरण मिलता है, इसे हम गद्य कहते हैं। पद्य या काव्य, इसमें कविता, कवि के द्वारा सृजन किया जाता है, वो पद्य या कविता कहलाता है। तीसरा है चंपू। यह जो चंपू साहित्य के 3 भेदों में से एक है। चंपू जो गद्य और पद्य दोनों में शामिल रहता है, उन्हें हम चंपू साहित्य के नाम से जानते हैं। अब समाज के विचारों, भावनाओं, परिस्थितियों का प्रभाव साहित्यकार और उसके साहित्य पर निश्चित रूप से पड़ता है। तो साहित्य अपने समाज का प्रतिबिंब है, वह समाज के विकास का मुख्य सहोदर है। आज ये जो समाज से जो आए हुए लोक शब्द हैं, वह आज समाज में आईना का काम करता है, हमारा साहित्य। तो साहित्य और समाज जो है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? आइए जानें। साहित्य समाज के मानसिक तथा सांस्कृतिक उन्नति और सभ्यता के विकास का साक्षी है। आज जो साहित्य समाज के मानसिक और सांस्कृतिक उन्नति या विकास, सभ्यता का विकास जो भी हुआ है, वो गवाह है। इसके लिए हमारा समाज के लिए ये साहित्य साक्षी के रूप में है। साहित्य एक ओर जहाँ समाज को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर वह समाज से प्रभावित भी होता है। आज साहित्य एक और क्या करता है, जहाँ समाज को प्रभावित कर रहा है, साहित्य सृजन करके वह समाज को प्रभावित कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर समाज से वह साहित्य जो है प्रभावित भी होता है। साहित्य शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुई है। पहला शब्द है स, जिसका मतलब होता है साथ साथ, जबकि दूसरा शब्द है अर्थात कल्याण। यानी साहित्य शब्द का यह अर्थ होता है कि साथ साथ कल्याण होना, इसको हम साहित्य कह सकते हैं। साहित्य में प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अर्थ में लोक हित की भावना जो होती है, वो समाई रहती है। वह जो लोगों के हित के लिए होती है, भलाई के लिए होती है, वह भावना हमारी साहित्य में शामिल हुए प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक अर्थ में समाई हुई रहती है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। हमारा जो युग है, अपने युग के प्रगतिशील विचार जो भी होते हैं, वो साहित्य के द्वारा ही ये प्रभावित भी होते हैं। साहित्य हमारी कुतूहल और जिज्ञासा, वृत्तियों और ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता है और क्षुधापूर्ति करता है। ये साहित्य जो है हमारे अंदर जो भावना का ये होता है, उतावला होता है, कुतूहल होता है, और जानने की जो वृत्तियां होती हैं
और ज्ञान की जो प्यास होती है उसको हमारा जो साहित्य है, सृजन है, साहित्य जो है वो संतुष्ट करता है और वह क्षुधापूर्ति भी करता है। यानी जो ज्ञान की भूख हमारे पास होती है वह भूख को भी वह पूर्ण करती है। ये साहित्य हमारी कुतूहल, जिज्ञासा, प्यास को संतुष्ट करने वाली भाषा है। अगला बिंदु है साहित्य का अर्थ और महत्व। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है जहां आदित्य नहीं है अर्थात सूरज नहीं है वहाँ अंधकार ही है। और जिस देश में साहित्य का अभाव है वह देश किसके समान है? मुर्दा के समान है। तो साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है, उसमें कोई जान नहीं होता है। हमारे साहित्य के बिना न राष्ट्र की सभ्यता न संस्कृति, ये बिल्कुल निर्जीव है, बिना जान के समान, बिना प्राण के समान है। इसलिए साहित्य का होना अति आवश्यक है। साहित्यकार का कर्म ही होता है साहित्य का सृजन करना। साहित्यकार जो होता है उनका कर्म ही होता है साहित्य का निर्माण करना, रचना करना। किस प्रकार से साहित्य को हम रचना करें कि लोगों को वह पढ़ने में रुचि लगे, आनंद लगे, रस ले सके, ये साहित्यकार का कर्म होता है। साहित्य राष्ट्रीय एकता, मानवीय समानता, विश्व बंधुत्व और सद्भाव के साथ बिछड़े हुए आदमी के जीवन को ऊपर उठाने का काम भी करता है। यानी वैसे लोगों को जो बिछड़े हुए लोग हैं, जीवन से ऊपर उठाने के लिए हमारा साहित्य जो है मदद करता है। ये राष्ट्र एकता को भी जगाता है, मानवीय समानता को भी लाता है, विश्व बंधुत्व संबंधों को भी तो अच्छी तरह से संबंध को स्थापित करने में सहायता करता है, सद्भाव भी लाता है। तो इस प्रकार साहित्य जो है बहुत ही अच्छी तरह से हमारा हर चीज को मदद करने में सहायक होता है। तो इसलिए कह भी सकते हैं साहित्य का आधार ही जीवन है। आधार जो है, बेस जो बनता है हर चीज का, तो हमारा जीवन का आधार भी साहित्य ही है। अगला बिंदु है लेखन। श्रेष्ठ साहित्य क्या है? श्रेष्ठ साहित्य लेखक के कार्य सचमुच उपासना है, अमरता की ओर ले जाने का पथ है। कहते हैं कही गई बात मिट जाती है किंतु लिखी हुई बात अमर हो जाती है। तो ये जो लेखकीय कार्य जो होता है, लेखक के द्वारा निर्माण किया गया जो कार्य होता है, वह सचमुच में एक उपासना के जैसा ही है, एक व्रत के जैसा ही है। वो अमरता की ओर ले जाता है और वह उस रास्ता को पकड़ा देता है। हमारा साहित्य
इसीलिए कहा गया है कि बात तो मिट जाती है, हम जो बातें करते हैं आपस में, साहित्य के बारे हो चाहे किसी भाषा के बारे हो, वह कुछ समय के बाद वह मिट जाती है, लेकिन लिखी हुई बात जो होती है वह अमर हो जाती है, वह सदा के लिए रह जाती है। तो जो कह दिया सो रह गया, जो लिख दिया सो रह गया, एक प्रवाह बन गया दूसरा शाश्वत हो गया। यानी एक पानी के बहाव के जैसा बोली हुई कही गई बात, भाषा जो होती है वह नदी की बहाव की दिशा में बहकर निकल जाता है, लेकिन जो लिख दिया जाता है वह सदा के लिए हमेशा के लिए रह जाता है। तो इस प्रकार वह शाश्वत बन के रह जाता है। इसीलिए बच्चों में हम क्या करते हैं, लिखित अभ्यास का बहुत ही जरूरी है। इसके बिना साहित्य भी अधूरा हो जाता है। लेख के साथ साथ साहित्य का होना भी अति आवश्यक माना जाता है। अगला बिंदु है लेखन संबंधी है। हिंदी में वर्तनी संबंधी जो कुछ अशुद्धियां होती है, इन बिंदुओं के आधार पर भी कुछ अशुद्धियां होती है। तो हिंदी में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण जो होते हैं उसको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक होता है तकनीकी कारण और दूसरा होता है व्यवहारिक कारण। तकनीकी कारण जो होते हैं वे 5 प्रकार के हैं। लिपि का सही ज्ञान न होना। लिपि जैसा कि हिंदी भाषा में देवनागरी है, उसी प्रकार अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग लिपि भी हुआ करती है। तो ये तकनीकी कारण में पहला बिंदु है, लिपि का सही ज्ञान न होना। दूसरा है उच्चारण वैषम्य, यानी अगर भाषा में हम अगर सही उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो उस भाषा में हमारी लेखन कार्य भी अशुद्ध हो सकती है। यानी भाषा जिस प्रकार से है तो उस शब्द को उस भाषा के जैसा ही हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं होगा। अर्थात अगर भाषा में अगर उच्चारण गलत है तो वह अशुद्धि का कारण बन सकता है। संयुक्त अक्षरों की भरमार, ये जो आज वर्णमाला में हम देखते हैं संयुक्त अक्षर छिया, तरा, ज्ञा, सरा, इस प्रकार के जो संयुक्त अक्षर हैं, अगर इनका ज्ञान नहीं होता है तो इसमें हमें लिखने में तकलीफ होती है, यानी अशुद्ध हो जाता है। जैसे क्या क्या अक्षर मिल करके बनता है छिया में, जैसे क पर हलंत मूर्धन्य स छिया में, तो वह जैसे अंग्रेजी में लिखता है पर लक्ष्मी को लिखते हैं कभी कभी LAXMI। अगर सही ज्ञान रहे जिस बच्चा को, जिस विद्यार्थी को, तो वह मूर्धन स के छिया के जगह KSH का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे। तो ये अशुद्धि का कारण बनता है और ये आजकल चलन हो गया है, छिया के जगह एक से भी काम चलता है। वो गलत नहीं, वो भी सही है, लेकिन जिन्हें ये सही ज्ञान रहे तो वह KSH ही लिख सकता है। सरा, सरा क्या होता है? तालब स हलन र मिल करके ये शब्द का निर्माण होता है।
ये इस वर्ण का निर्माण होता है, तो उसको ये जानकारी होती है कि स्वर कहाँ लगेगा। ज्ञान, ज्ञान में कौन कौन सा वर्ण मिलकर के बना है? ज, हलंत, इया, ये च वर्ण का पांचवा वर्ण जो होता है इया, ये दोनों मिलकर के ज्ञ का बनता है। तो बच्चों में जब सिखाता है, प्रक्रिया जब रहती है, तो उस समय इन अक्षरों वर्णों पर विशेष ध्यान दिलाया जाए तो उसका जीवन में इन अक्षरों की अशुद्धि का कारण नहीं बन सकता है, अन्यथा अशुद्धि ही रह जाता है। और ये देखने को मिलता भी है बच्चों में कि कहाँ क्या गलती हो रही है, अशुद्धि किस कारण हो रही है, आज वह कक्षाओं में देखी जाती है। अगला बिंदु है व्याकरण का अज्ञान। व्याकरण जो हिंदी में भाषा है, अगर उसमें भी अगर ज्ञान नहीं है, अधूरी ज्ञान है, तो उसमें भी हमारा अशुद्धि का कारण बन जाता है। तो इसलिए वर्ण, व्याकरण को जानना, जैसे वर्ण विचार में आते हैं, वर्ण के संबंध में बताया जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस तरह ये अगर ज्ञान बच्चों में हो तो झट से उस अक्षर को, उस शब्द को आसानी से लिख सकता है और ये अशुद्धि के कारण को बचा सकता है। एक रूपता का अभाव, अगर उसका जो लिखने की उच्चारण एक रूपता का अभाव रहता है, तो उसमें एक जैसा का कमी रहता है, तो उसमें भी ये अशुद्धि का कारण बनता है। अगला बिंदु है वर्तनी संबंधी अशुद्धि के कारण का व्यवहारिक कारण जो है वे 4 प्रकार के हैं। पहला है संशोधन की प्रवृत्ति का अभाव। संशोधन यानी कुछ सुधार करना होता है। जैसे आज पूर्व में कुछ अक्षर का निर्माण या लिखावट कुछ अलग तरह से होता था, लेकिन आज उसमें संशोधन करके लिखा जाता है। अगर ये प्रवृत्ति अगर नहीं होता तो वह खामियां यानी अशुद्धि बन के रह जाता। जैसे थोड़ा सा मैं वर्ण को लेकर के जाता हूँ, अणा, ये ट वर्ग का 5वां अक्षर जो अणा है, उसमें क्या होता है, पहले कुछ अलग तरह से लिखा जाता था, लेकिन वो गलत नहीं है, वो भी सही है। लेकिन आज की चलन में अणा जो लिखा जाता है, आधा पा, उसके बाद लकीर, खड़ी लकीर दी जाती है, तब अणा होता है। पहले क्या होता था, र लिखते थे, फिर छोटी लकीर, एक लंबी लकीर, थोड़ा सा इतना करना होता था, उसमें समय भी ज्यादा लगता था। लिखने में तो तकलीफ नहीं, लेकिन समय ज्यादा लगता था। तो इसको सुधार करके यानी संशोधन करके ये लाया गया, इस आना का प्रयोग किया जाता है। आज जैसे कंप्यूटर के युग में चंद्र बिंदु को नहीं के बराबर उपयोग में लाया जा रहा है, उसके जगह पर सिर्फ एक बिंदी आ रहा है, उसको लगा देने से काम चल जा रहा है। तो इस प्रकार कुछ संशोधन की प्रवृत्ति का अभाव भी रहे तो ये अशुद्धि का कारण बन सकता है। छात्रों की असावधानियां, लिखते समय छात्रों में क्या होती है, अशुद्धियां हुआ करती, असावधानियां हुआ करती है, जिस कारण अशुद्धि का कारण बन जाता है। इसके लिए असावधानी, लिखते समय हमेशा सावधानी बरती जाए तो वह अशुद्धि का कारण नहीं बनेगा, बल्कि वह शुद्ध हो जाएगा। वातावरण एवं संगति का प्रभाव, ये जो होता है बच्चों के लिखने के लिए अशुद्धि का कारण होता है वातावरण भी। अगर सही वातावरण, सही माहौल नहीं होगा तो बच्चे को लिखने की जगह उनका मन केंद्रित नहीं रहेगा, बल्कि उनके खेलने वाले बच्चे अगल बगल रहें तो वह संगति का प्रभाव पड़ जाता है और लिखने का काम में क्या होता है, अशुद्धि का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार वातावरण को भी बनाना होता है।
दबाव से कोई चीज नहीं होती है, बल्कि उसका वातावरण को बनाना होता है। तो इस प्रकार का वातावरण में अगर ध्यान दिया जाए तो अशुद्धि का कारण को दूर किया जा सकता है। अभ्यास की कमी, जैसे हमारे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी या कोई दूसरे भाषा के विद्यार्थी अक्सर हिंदी में गलतियां करते हैं। क्यों गलतियां करते हैं? इसमें सबसे बड़ा महत्व होता है अभ्यास की कमी। अगर लिखित अभ्यास विद्यार्थी नहीं करे तो वह शुद्ध लिख नहीं सकता है, जिसका कारण बनता है वर्तनी का उच्चारण का भी सही उच्चारण नहीं हो पाता है, जिस कारण वह अशुद्धि का कारण भी बन जाता है। इस प्रकार ये हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन जो प्रक्रिया है, तो हमें शुरू से ही विद्यार्थियों में इस प्रकार का अगर ध्यान दिया जाए तो वह आसानी से इस अशुद्धियों को दूर कर सकता है और वह शुद्ध करके जीवन भर अपना शुद्धिकरण को बनाए रख सकता है। ये जो साहित्य का एक उद्देश्य है, साहित्य का एक उद्देश्य है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी मोहनलाल महतो जी वियोगी जो कवि हैं, ऐसा पहला कवि हैं जो भाषा को लेकर के वह जो उपजा है उनका कविता के माध्यम से गान का रूप लेकर के उपजा है, और उस गान को आंखों के सामने उभर कर आता है और चुपचाप उसका ध्यान उसमें हो जाता है और वह वही होगी कविता अनजान। और वह कविता में वो अनजान तो है, लेकिन सुन करके भी उसका मतलब को वह समझ सकता है। ये साहित्य बताता है। साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास जो होता है, गरिमा जो होती है, संस्कृति और सभ्यता, वहाँ के पूर्वजों के विचारों एवं अनुसंधानों, प्राचीन रीति रिवाजों, रहन सहन तथा परंपराओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो साहित्य है, किसी देश का इतिहास, उसकी गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचारों, अनुसंधानकर्ताओं यानी जो खोज करता आए हैं, वो प्राचीन जो रीति रिवाज है, परंपरा है, रहन सहन है, परंपरा आदि जो है आज हमारी साहित्य में ही मिलती है। और साहित्य ही किसी राष्ट्र का ये पहचान भी होती है। तो इसलिए कहा भी गया है, साहित्य ही समाज का जो है आईना होता है। साहित्य क्या होता है? समाज का आईना होता है। किस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, उस देश में किस प्रकार की वेशभूषा प्रचलित है, वहाँ के लोगों का कैसा रहन सहन है, तथा लोगों के सामाजिक और धार्मिक विचार कैसे हैं, आदि बातों का पता साहित्य के अध्ययन से ही चलता है। ये जो भाषा बोली जाती है, आज हमारे भारत देश में विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन आज उन भाषाओं से, उन समाजों से आज हमारे साहित्य में ये शब्द शामिल हो गए हैं। तो आज ये हिंदी पूरे देश में बोली जाने वाली एकमात्र भाषा जो है वह है हिंदी साहित्य। तो इसके लिए हर चीज कहाँ से मिला? साहित्य के अंतर्गत उसको लाया गया। रहन सहन कैसा था, धार्मिक विचार कैसा है, इन बातों का पता साहित्य के अध्ययन से ही चलता है।
में मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी भाषा में लेखन प्रक्रिया और साहित्य सृजन के परिचय करा करके विद्यार्थियों में अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए, लिखित अभ्यास पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि लिखित अभ्यास और साहित्य के प्रति उसका सृजन करने में उनकी क्षमता भी बढ़े। इस प्रकार का ध्यान दिया जाए तो अवश्य वह भाषा में उनकी जो अपनी पकड़ होगी वह मजबूत होगी और हिंदी साहित्य में उनकी त्रुटि नहीं रहेगी। पत्ता पत्ता का सींचने से कभी फूल नहीं खिलता, पत्ता पत्ता का सींचने से कभी फूल नहीं खिलता, लेखन साहित्य के बिना कभी जीवन नहीं खिलता। अर्थात पत्ता को सींचने से कभी फूल नहीं आ सकता है, अगर सींचना होगा तो जड़ में सींचना होगा। उसी प्रकार समाज में, देश में लेखन साहित्य के बिना जीवन भी खिल नहीं सकता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत ही गर्व सर, बहुत अच्छा रहा आपका तानेर। धन्यवाद आप सभी को। अति सुंदर सर, हम लोग नहीं सोच सके थे कि इतनी बढ़िया हम लोग को प्रेजेंटेशन मिलेगी। श्रेष्ठतम। हाँ, मैं अपने रिसोर्स पर्सन को आज के व्याख्यान पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का विषय बहुत ही उत्तम रहा, सराहनीय रहा, सो धन्यवाद सर। अब मैं अपने की पॉइंट्स के लिए अपने सहकर्मी मिसेस बबीता मैम को आमंत्रित करता हूँ। बबीता मैम। धन्यवाद सर। मैम। सुप्रभात सभी गुरुजनों को। आज हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन का परिचय हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा जो है राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में एक है। लेखन एक कला है। इस कला को लेखन के अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। जब हम अपने विचारों और भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। अच्छे वर्णों में शब्दों को सुडौल लिखना भी शामिल है। व्यक्ति अपने विचारों को दो प्रकार से प्रकट करता है, मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर। बालकों को लिखना सिखाने से पहले उनमें लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है, तभी बच्चे लेखन कार्य में रुचि लेंगे। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को लेखन तथा कला का पूर्ण परिचय देना ताकि वे अपने भावों, विचारों एवं अनुभवों को मूर्त रूप दे सके एवं दूसरे के भाव को लिपिबद्ध कर सके। विद्यार्थियों को लिखने का इतना अभ्यास कराना कि वे यंत्रवत गति के साथ धारा प्रवाह रूप से लिख सके। लिखित रूप से विचार अभिव्यक्ति व भाव अभिव्यक्ति की क्षमता अर्जित करना। छात्रों को उचित गति से निबंध, पत्र, प्रस्ताव आदि लिखने की कला में निपुण बनाना। बालकों में शुद्ध वर्तनी एवं वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों के प्रयोग और साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान कराना। शुद्ध लेखन का महत्व एवं अभ्यास। जिस प्रकार भाषा को शुद्ध रूप में बोलने के लिए शुद्ध उच्चारण का महत्व है, उसी प्रकार भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए वर्तनी का भी महत्व है। वर्तनी अशुद्धि के निम्नलिखित कारण है। मातृभाषा का व्याघात, लिपि का अधूरा ज्ञान, लेखन में असावधानी, अशुद्ध उच्चारण। हिंदी में वर्तनी संबंधी अशुद्धि के कारण है तकनीकी कारण और व्यवहारिक कारण। हिंदी भाषा में साहित्य सृजन। प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की देन है। मध्ययुगीन भारत के अवधी, मगधी और मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी भाषा का आरंभिक साहित्य माना जाता है। हिंदी साहित्य की शुरुआत लोक भाषा के माध्यम से हुई। हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है, गद्य, पद्य तथा काव्य और चंपू। साहित्य का अर्थ और महत्व। साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है। साहित्यकार का कर्म ही होता है
साहित्य का सृजन करना। साहित्य राष्ट्रीय एकता, मानवीय समानता, विश्व बंधुत्व और सद्भाव के साथ बिछड़े हुए आदमी के जीवन को ऊपर उठाने में मदद करता है। साहित्य का आधार ही जीवन है। साहित्य और समाज दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य समाज के मानसिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिए विकास का साक्षी है। साहित्य एक ओर जहाँ समाज को प्रभावित करता है, वहीं दूसरी ओर वह समाज से प्रभावित भी होता है। साहित्य शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। पहला शब्द है सा, जिसका मतलब होता है साथ साथ, जबकि दूसरा शब्द है अर्थात कल्याण। इसका उद्देश्य है साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति और सभ्यता, वहाँ के पूर्वजों के विचारों एवं अनुसंधानों, प्राचीन रीति रिवाजों, रहन सहन तथा परंपराओं की जानकारी प्राप्त होती है। साहित्य ही समाज का आईना होता है। किस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, उस देश में किस प्रकार की वेशभूषा प्रचलित है, वहाँ के लोगों का कैसा रहन सहन है तथा वहाँ के लोगों के सामाजिक और धार्मिक विचार कैसे हैं, आदि बातों का पता साहित्य के अध्ययन से ही चलता है। साहित्य अपने समाज का प्रतिबिंब है। श्रेष्ठ साहित्य क्या है? लेखकीय कार्य सचमुच उपासना है, अमरता की ओर ले जाने का पथ है। कहते हैं कही गई बात मिट जाती है, किंतु लिखी हुई बात अमर हो जाती है। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम, अति उत्तम मैम। अब मैं धन्यवाद मैम। अब मैं अपने सहकर्मी श्रीमती जानकी मैम को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ। जानकी मैम। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। आज के इस सत्र में शामिल सभी सम्मानित एवं विद्वान सहभागियों को जानकी कुमारी की ओर से सादर नमस्कार है। इस सत्र के लिए मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का जो अवसर प्रदान किया गया है, इसके लिए प्राचार्य महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन पर विषय पर श्री खिरोद महतो सर के द्वारा जो शानदार प्रस्तुति दी गई, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर जी ने विषय की गहराई को जिस सहजता से एवं बेबाक अंदाज में हम सबों के सम्मुख प्रस्तुत किया, वह काबिले तारीफ रहा। इन्होंने गागर में सागर वाले लोकोक्ति को चरितार्थ किया है। इस शानदार एवं उपयोगी सत्र के सहभागी रहे आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री नागराजू सर, उप प्राचार्य महोदया श्रीमती आरती पोड़वाल मैम, स्कूल ट्रेनिंग नोडल कोऑर्डिनेटर श्री दिनेश चक्रवर्ती सर तथा अन्य सभी सम्मानित सहभागियों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। सत्र के अंतिम सोपान पर पहुंचकर ईश्वर से सबों की मंगल कामना करते हुए पुनः सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।